नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स शेयर करने वाला हूँ। तो जितने सारे कंपनीज़ के बारे में आज बात करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जो मैं आपको ज़रूर यहाँ पे शेयर करूँगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँगा, उसका नाम है बजाज फाइनेंस। देखिए, बजाज फाइनेंस के ऊपर एक आशा था कि एक लेवल को वो ब्रेकआउट करेगा और एक बड़ा-सा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मगर उस लेवल से टच करने के बाद ही वो रिवर्स कर रहा है। तो अभी जो रिवर्स किया है, वो किस बेसिस में किया, वो चलो सबसे पहले दिखा देता हूँ। अब देखेंगे देखिए, एक लंबा-सा जर्नी होने के बाद यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। बहुत सारे लाइन्स यहाँ पे ओपन किया गया है। मैं थोड़ा-सा कुछ लाइन्स को यहाँ पे अ, डिलीट करता हूँ, तभी आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक 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 पैटर्न्स बना। मैं थोड़ा-सा यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ। अभी देखिए हाँ, अभी ठीक है। देखिए, यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक शोल्डर, उसके बाद एक हेड, उसके बाद एक शोल्डर बना। तो मैं आशा कर रहा था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा और एक कन्फर्मेशन मिलेगा। तो देखिए फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट तो हुआ था। ब्रेकआउट हुआ, मगर इस ब्रेकआउट को कन्फर्मेशन नहीं मिला। मतलब इस ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे इस लेवल के ऊपर कोई मुझे कन्फर्मेशन नहीं मिला। तो कन्फर्मेशन ना मिलने के कारण मैंने क्या किया, इसके ऊपर एंट्री नहीं ले पाए। अभी इसके ऊपर एंट्री नहीं ले पाए, तो इस बेसिस पे देखा तो कंपनी के ऊपर क्या हुआ, लगातार एक करेक्शन देखने को मिला। तो मैं इंतजार कर रहा था कि इस शोल्डर पैटर्न को ब्रेक करेगा और एक ब्रेकआउट कंफर्म होगा, उसके बाद एंटी बनेगा, मगर उससे पहले ही यहाँ पे करेक्शन हो चुके हैं। एक अच्छी बात भी है, क्योंकि देखिए अगर ब्रेकआउट कंफर्म होने के बाद इतना बड़ा क्रैश हो जाता, तो एक नेगेटिव सेंटीमेंट मन में क्रिएट हो ही जाते। तो उस बेसिस में आपको जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स दिखे, तो आपको 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब भी ब्रेकआउट करेगा, उस ब्रेकआउट के बाद एक बार उस जगह पे कन्फर्मेशन चाहिए। मतलब उसके ऊपर कोई ना कोई ग्रीन कैंडल आपको क्लोजिंग चाहिए। उस लेवल में आप एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। अभी इस जगह पे मैं एंट्री लेने के लिए क्यों सोच रहा था, चलो सबसे पहले वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए कंपनीज़ के ऊपर जो मतलब डेटा है, उस डेटा के बारे में चर्चा करूँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कंपनी का जो आरओई है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो बैंक एंड फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर हमेशा आपको आरओई देखना है कि रिटर्न ऑफ इक्विटी में कितना परसेंटेज का ग्रोथ है। आप देखेंगे तो लास्ट 3 इयर्स में कितना 21% और सॉरी लास्ट ईयर में कितना 16% और लास्ट 5 इयर्स में 17% और लास्ट ईयर में 21%। तो अलग लेवल का एक यहाँ पे क्या दिखा, आरओई दिखा। तो आरओई जब दिखा तो उसके बाद आपको नेट मार्जिन भी देखना चाहिए। तो नेट मार्जिन में देखेंगे तो 5 साल में कितना 21% का ग्रोथ हुआ, 3 साल में 22% का ग्रोथ हुआ और लास्ट ईयर में 27%। और मज़ेदार बात ये है, कंपनीज के ऊपर ऊपर जो एक डेटा है, मैं ज़रूर इस डेटा को शेयर करूँगा। कंपनी जिसका पेयर कंपनी है, उनमें से एनबीएफसी और बैंक दोनों के साथ कंपनी टक्कर ले रहा है। तो एनबीएफसी के हिसाब से देखा तो बजाज फाइनेंस नंबर 1 पोजीशन में है और बैंकिंग के हिसाब से बजाज फाइनेंस 4th नंबर रैंकिंग में देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथेबल सिचुएशन से आगे बढ़ रहा है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर लास्ट 3 मंथ्स का डेटा दिखा दूँ, तो आप देखेंगे तो नवंबर मंथ में कंपनी के ऊपर जबरदस्त म्यूचुअल फंड ने क्या किया था, बाइंग की थी। उसके बाद दिसंबर में उतना खास बाइंग नहीं हुआ, उल्टा सेलिंग हो गया। तो इंस्टीट्यूशन कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बाइंग कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बड़ा धमाका तो होने वाला है। तो अभी इस कंपनी के ऊपर जो फिलहाल के जो चार्ट पैटर्न्स हैं, वो कुछ इस तरीके से बना। अभी देखिए इस ये जो शोल्डर है, इस शोल्डर के बाद फिर से एक बार यहाँ पे अगर एक शोल्डर क्रिएट करे, तो एक लंबा जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसके ऊपर फाइनली एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न फिर से एक बना है। देखिए बहुत दिनों तक इंतजार करने के बाद देखिए एक रेंज होने के बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ था और ब्रेकआउट होने के बाद 30% तक टारगेट मुझे मिला। उसके बाद फिर से मैं इंतजार किया कि कोई भी एक रेंज बने, नहीं तो कोई एक पैटर्न्स बने। तो फाइनली एक कप बना और उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट भी मिला, मगर कप के बाद एक हैंडल पैटर्न चाहिए। अगर यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करके हैंडल पैटर्न क्रिएट करे, तो हायर पॉसिबिलिटी है यहाँ से फिर से एक बार बड़ा जर्नी दिखेगा। क्योंकि ये जो कप है, इस कप को मैं टोटल मार्किंग करूँ तो ओवरऑल बात करूँ तो इस कप के जो साइज है,
उस साइज़ के हिसाब से मैं मार्किंग करके ऊपर बिठा दूँ तो 19% के आस-पास टारगेट मिलने का चांसेस है। अभी देखिए 19% का टारगेट मिलेगा, वो कहाँ से मिलेगा? वो आप समझ लीजिए 19% का टारगेट तब मिलेगा जब यहाँ पे एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट होगा। तब मैं इस तरीके से एंट्री लेने वाला हूँ और टारगेट मुझे 19% के आसपास मिलने वाले हैं। तो एंट्री लेने के लिए क्या सही टाइम है? क्या कंपनी का पैरामीटर्स ठीक है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करूँगा। म्यूचुअल फंड ने क्या किया? इस बार दिसंबर मंथ में अच्छा खासा बाइंग किए। जो नवंबर मंथ में उतना खास बाइंग नहीं था, उल्टा सेलिंग था। अक्टूबर मंथ में बाइंग था और अगस्त और सितंबर में सेलिंग था। इसका मतलब बाई और सेल ये दोनों सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिले हैं। अभी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं एक डेटा आपके साथ शेयर करूँ तो केपीआईटी के ऊपर इस बार धमाका परफॉर्मेंस देखने को मिला। जैसे 2022 में सिर्फ 68 करोड़ के आसपास कंपनी का कैपेक्स था। कंपनी बिजनेस के ऊपर से 68 करोड़ के आसपास पैसा लगाया था और इस बार वो बढ़ाकर कर चुके हैं 127 करोड़ के आसपास। और अभी करंट जो ईयर चल रहा है, करंट जो सिचुएशन चल रहा है, उसमें देखने को मिलेगा 161 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो उसी कारण के वजह से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। अभी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के ऊपर मैं एक चीज़ों के बारे में बात करूँ तो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज देखिए एक लगातार हाई ग्रोथेबल कंपनी है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी के ऊपर सेल्स में कोई भी कमी आपको कोई भी क्वार्टर में नहीं दिखेगा। जैसे 2020 में दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 500 करोड़ का सेल्स था। वो बढ़ के हो चुके हैं 2021 में 600 करोड़, 2022 में 900 करोड़, 2023 में 1250 करोड़। तो इसका मतलब अलग लेवल का यहाँ पे सेल्स का ग्रोथ देखने को मिले। एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है इस कंपनी के हिसाब से और एक्सपेंस को कंपनी मेंटेन किया उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले है। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी कंपनी कंटिन्यूअसली सेल्स को ग्रोथ करे, उसके साथ-साथ बैलेंस शीट को मेंटेन करे, जैसे बोरिंग्स एकदम ना के बराबर है और कंपनी का रिजर्व लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस कारण के वजह से कंपनी के ऊपर तो मैसिव जर्नी होना ही चाहिए था। तो उसी के कारण की वजह से कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर एक जर्नी होते चले जा रहे हैं। और बाकी आई ऑटो सेक्टर जितना ग्रोथ करेगा, ऑटो सेक्टर जितना भागता हुआ देखने को मिलेगा, इस कंपनी के ऊपर भी उतना तेजी देखने को मिलेगा। हाँ, एक पॉइंट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जो पॉइंट्स आपको ज़रूर देखना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट्स आप ज़रूर देखेंगे, कंपनी का जो बिज़नेस है, वो यूरोप मार्केट में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है 40% और साथ ही साथ रेस्ट ऑफ वर्ल्ड में 35% और यूएस में 23%। तो बिज़नेस को ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी फैला के रखे है। एक अच्छी बात है, इस कंपनी के ग्रोथ होने के लिए यही काफ़ी है। तो आपकी क्या राय है केपीआईटी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। हाँ, जब तक इस लेवल को कोई भी पैटर्न्स ना बने तब तक मैं इंतज़ार करूँगा। आप भी इस पैटर्न्स के ऊपर फोकस रखिए। जब मौका मिलेगा तब उस मौके का कुछ डिसीज़न ज़रूर ले सकते हैं। तो इस वीडियो में सारी जानकारी मैं आपको एजुकेशन पर्पस में शेयर कर रहा हूँ। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एस्ट्रल। देखिए एस्ट्रल के ऊपर सबसे पहले मैं एक पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूँगा, वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। क्योंकि कंपनी का रिजल्ट आने के बाद कंपनी के सिचुएशन कुछ बदला हुआ देखने को मिलता है। जैसे सेल्स 898 करोड़ से 1100 करोड़, उसके बाद 1200 करोड़ और आज कितना है 1300 करोड़। तो एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे और एक्सपेंस कंट्रोल करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी लगातार बढ़ता चला गया, लगातार बढ़ता चला गया नेट प्रॉफिट। तो देखिए बीच में कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हो गया था, 95 करोड़ तक आ गया था। फिर से इस सालों में कंपनी उसको कवरेज किया। मगर कंपनी की एक चीज़ देखेंगे तो कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस में जो परफॉर्मेंस है, वो क्वार्टर बेसिस में परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। मतलब ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पे बढ़ चुके हैं, एस्टीमेट को कंपनी बीट कर चुके हैं, मगर क्वार्टर बेसिस में एस्टीमेट को बीट नहीं कर पाए। तो यही कारण के वजह से शेयर के ऊपर एक प्रेशराइज देखने को मिला, एक करेक्शन मूड यहाँ पे देखने को मिले हैं। देखिए बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को जब तक ना ब्रेकआउट करे तब तक कुछ नया मोमेंटम जर्नी नहीं दिखेगा और एक ट्रेन लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है। तो इस ट्रेन लाइन कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली क्या बनते जा रहा है, एक रेजिस्टेंस बनते जा रहा है। तो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी एक मैसिव जर्नी देखने को मिल सकता है। बाकी इस कंपनी के ऊपर
आप किस तरीके से डिसीजन ले रहे हैं, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, जब कोई मौका मिलेगा, उस मौके का मैं ज़रूर कुछ फ़ायदा उठाऊँगा। तो इस वीडियो का लास्ट कंपनी है जुबिलेंट इंग्रीविया लिमिटेड। तो जुबिलेंट इंग्रीविया लिमिटेड जो कंपनी एक छोटा-सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे निवेश भी सॉरी अच्छा खासा एक एक इन एडवांस आपको डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। तो कंपनी यहाँ पे ₹2.5 करके डिविडेंड देने वाला है, जो करीबन 250% के आसपास देखने को मिलता है, जो 9 तारीख को आपको डिविडेंड मिलेगा। तो यही अपडेट मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।